तो देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट। मैं हूं आपके साथ तहसीन फातिमा। आइए बढ़ते हैं आगे। 29 अप्रैल को होगा पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान। अंतिम चरण में 17 जिलों में मतदान करेंगे। मतदाता करेंगे मत का प्रयोग। जिला पंचायत सदस्य के 738 पदों के लिए मतदान होगा, तो वहीं प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी होगा। तो 1,01,166 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे मतदाता। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 18,356 पदों के लिए मतदान होगा, तो वहीं 84,757 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे मतदाता। ग्राम प्रधान के कुल 14,111 पदों के लिए मतदान होगा, तो वहीं 1,22,104 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे मतदाता। ग्राम पंचायत सदस्य के 1,77,648 पदों के लिए मतदान होगा, तो वहीं प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे मतदाता। बस्ती, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, कुशीनगर, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, बहराइच, बांदा, मथुरा, मऊ, शाहजहांपुर, संभल, सीतापुर, सोनभद्र और हापुड़ में मतदान होगा। तो 17 जिलों में मतदान होगा अंतिम चरण का। मऊ में पंचायत चुनाव के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। वहीं सभी प्रत्याशियों ने चुनाव के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। जिले के वार्ड नंबर 5 से बीजेपी ने पूर्व सैनिक महेंद्र राजभर को अपना उम्मीदवार बनाया है। क्षेत्र में लोकप्रिय बने महेंद्र राजभर को भी अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्हें ग्रामीणों का पूरा समर्थन भी मिल रहा है। वार्ड नंबर 5 से बीजेपी के जिला पंचायत प्रत्याशी पूर्व सैनिक महेंद्र राजभर से खास बातचीत की न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता प्रदीप पांडे ने। मऊ जनपद के वार्ड नंबर 5 सिपाह से प्रत्याशी के रूप में बीजेपी द्वारा अधिकृत महेंद्र राजभर को फील्ड में उतारा गया है। महेंद्र राजभर जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। आप सभी को हमारे तरफ से आभार और हृदय से प्रणाम करता हूं। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने योग्य समझा और सिपाह वार्ड नंबर 5 में इलेक्शन लड़ने के लिए अधिकृत किया। महेंद्र राजभर जी, आपकी जनता चर्चा करती है कि आप जनता के सेवक हैं, आप समाज में बराबर चलने का काम किया। हमारा सवाल ये है कि पार्टी बहुत सोच समझ के आपको फील्ड में उतारी होगी, जनता की सेवा आपने किया होगा। सुनने में आता है आप सैनिक पद पे भी रहे, यानी कहीं ना कहीं से आपके ईमानदारी को देखते हुए फील्ड में जो उतारा गया है, इसके लिए सरकार की जो व्यवस्थाएं है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे समाज के? देखिए, हमारे आदरणीय मोदी जी और आदरणीय जोगी जी जो कुछ भी गाइडलाइन दिया उसको हम लोग भली भांत गांव में पहुंचाने की कोशिश किया। जो भी योजनाएं चल रही है, चाहे अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो या स्वच्छ भारत को लेकर के शौचालय का कार्यक्रम हो या गरीब वृद्धाओं को पेंशन की बात हो, या जो कुछ भी योजनाएं हमारे सामने आई है उसको हम लोग गांव में उतार रहे हैं। और गांव में आज दिखाई दे रहा है कि गरीब आदमी भी खुश है। आज वोट मांगने की जरूरत नहीं है, कोई प्रतीक हम दे दें, चुनाव चिन्ह दे दें कि महेंद्र राजभर का चुनाव चिन्ह क्रेन है, उस पर लोग ललायित होकर के पकड़ रहे हैं। गाँव में जो सेवा किया गया उससे बहुत हम लोग को स्नेह भी मिल रहा है। महेंद्र राजभर जी, बीजेपी ने शौचालय बनवाए, प्रधानमंत्री द्वारा शौचालय जो बनवाया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हर गांव में जो आरसीसी इंटरलॉकिंग बनी, इस सारी चीजें उदाहरण बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जनता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के इस अथक प्रयास को जो सामने लाना चाहती है, इसके अपने पार्टी के खूबी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी के लोग भी जागरूक हो रहे हैं और जो अभियान चलाया गया, आदरणीय जोगी जी ने चलाया, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया, आज जनता भी उसको खोज रही है। जनता को दिख भी रहा है कि जमीनी स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है। जो हमारा सिद्धांत था पार्टी का, चाहे डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय हो या चाहे मुखर्जी जी हो, दोनों के सपनों को साकार करने के लिए हमारी पार्टी लगी हुई है और कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। हम लोग जनता से आग्रह भी कर रहे हैं
कि एक दूसरे का सहयोग करके जो गरीब है उसका सहयोग करे, जैसे भी सहयोग बन पड़े, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है, और गांव की पब्लिक को हम लोग ऊपर उठाए। यानी मुख्यमंत्री जी ने विकास को दिखाया सड़क पे और अन्य पार्टियों के लोग विकास को मुद्दा बनाना है। क्या आप किसको मुद्दा बना के चल रहे हैं राजभर जी? देखिए, आज के समय में किसी भी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। विकास इतना तेजी से फैल रहा और तेजी से कार्य हो रहा है कि पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है कि विकास के ऊपर शिक्षा लेकर करे या चाहे कोई बात कर सके, क्रिया प्रतिक्रिया कर सके। अंतिम सवाल, सिपाह वार्ड की जनता के लिए, पूरा देश आपको देख रहा है महेंद्र राजभर जी न्यूज ऑन इंडिया के माध्यम से, क्या सिपाह वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सिपाह वार्ड की जनता से अपील करता हूं कि जोगी और मोदी जी का जो मजबूत करना हाथ, और उसके लिए योगी जी और मोदी जी ने जो हमें क्षेत्र में उतारा है, मैं जनता से यही आग्रह करता हूं कि हमारा चुनाव चिन्ह क्रेन है, क्रेन पर अधिक से अधिक वोट कर करके और भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे कि हम लोग योगी मोदी जी के आशीर्वाद का पालन कर सके। ये थे हमारे साथ न्यूज ऑन इंडिया पे महेंद्र राजभर जी, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और ये जो है कि देश की सेवा भी कर चुके हैं। महेंद्र राजभर जी, चैनल के साथ आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गगन जुड़ गए, मथुरा से ज्ञानेंद्र जुड़ गए हैं बांदा से जानकारी देने के लिए। संवाददाता, सबसे पहले गगन मैं आपके पास आऊंगी, मथुरा में किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे चौथे चरण को लेकर? बता दूं आपको, चौथे चरण का चुनाव जो कि 29 तारीख को जो चुनाव होना, उसको लेकर तैयारियां जो है जोरों पे हैं। प्रत्याशी अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। उधर प्रशासन भी लगभग पूरी तैयारियों को पूर्ण कर चुका है और प्रशासन जो लगातार दावे कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो है जो वोटर है उनको प्रलोभित नहीं करने दिया जाएगा या उनको किसी भी तरीके से प्रलोभन में नहीं आने दिया जाएगा। जबकि बता दूं, आज की जो समय का जो दौर है, कोविड का दौर है, कोविड में लगातार जो है प्रत्याशी जो है अपने प्रचार प्रसार पे जोर दे रहे हैं, जबकि कोविड की लहर अपने आप में बहुत जोरों पे है इस समय। जी बिल्कुल, मैं ज्ञानेंद्र आपके पास आऊंगी और जानूंगी बांदा का क्या हाल है, और ऐसे में ये भी जानूंगी क्योंकि सरकार लगातार काम यहाँ पर कर रही है और कामों को सराहा भी जा रहा है, क्या इस पंचायत चुनाव में उसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये असर की अगर हम बात करें तो असर तो बाद में देखने को मिलेगा, चुनाव के बाद आखिर वोट की सोच। क्योंकि जिस प्रकार से इस समय कोविड में जो जिस प्रकार से अधिकारी काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उससे जनता परेशान हो रही है। तो निश्चित तौर पे सरकार के जो काम है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही की वजह से लोग परेशान घूम रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव पर असर अवश्य देखने को मिलेगा। लोगों का जो वोट होगा वो निश्चित तौर पर सरकार के विरोध में जा सकता है। लेकिन प्रचार प्रसार में यहाँ पर प्रत्याशी तो लगे हुए हैं, क्या इस चीज की कमी को दूर करने के लिए नहीं लगे हुए हैं, इस पर जोर नहीं दे रहे हैं? देखिए, प्रत्याशी प्रचार प्रसार में तो लगे हैं, लेकिन जहां तक जमीन की बात है तो जमीन में असल में जब चुनाव होता है तो वर्तमान की स्थितियां देखी जाती है कि अगर क्षेत्र में वर्तमान स्थितियां क्या है। तो निश्चित तौर पर इस समय जो कोरोना जो काल चल रहा है, इस कोरोना काल में सरकार की जो मंशा है उसको जमीन पर उतारने के लिए जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं हवाई जो मतलब चीजें दे रहे हैं। अस्पतालों में गैस है, ऑक्सीजन है, लेकिन जो डॉक्टर है वो उनको मरीजों तक उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये जो इसकी जो हवा जा रही है ये अच्छी नहीं जा रही है लोगों के पास, और निश्चित तौर पर लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है इस चुनाव में। जी गगन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गांव की जनता क्या चाहती है अपने प्रत्याशी से, जिस पार्टी को वो चुनना चाहती है उस पार्टी से क्या चाहती है? आपका जो पंचायत चुनाव होता है अपने आप में विधानसभा चुनाव का एक ट्रेलर कहा जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव होता है। पंचायत चुनाव के आंकड़ों से ही विधानसभा की में बनने वाली सरकार के आंकड़े लगाए जाते हैं। कहीं न कहीं इस समय अगर हम बात करें पंचायत चुनाव की, तो एक तरफ पंचायत चुनाव जोरों पे है, चौथे चरण का मतदान 29 को होना है। उधर दूसरी तरफ अगर बात करेंगे, क्योंकि कोविड का जो दूसरी लहर है बहुत जोरों पे है, कहीं न कहीं प्रशासन के हाथ पैर फूलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चौतरफा जो है कोविड की लहर में लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है
और उधर चुनाव है, चुनाव और कोविड के बीच में फंसा है प्रशासन। अब दूसरी बात करते हैं हम कि पंचायत चुनाव को लेकर जो पंचायत जो वोटर होते हैं उनकी क्या लालसा होती है और किस लेवलों पे वो जो है चुनाव के लिए वोट करते हैं। देखिए, किसी भी ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत विकास के लिए चुनाव, ये पंचायत चुनाव होता है। कहा जाता है कि पंचायत चुनाव जो है गांव की गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गांव के अंदर का जो विकास होता है वो गांव की जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, इन्हीं के माध्यम से कहीं ना कहीं जो ग्राम पंचायत में रहने वाले जो ग्रामीण है उन तक जो शासन की योजना है उन तक जो ग्रामीणों तक पहुंचाने का जो सिस्टम है, तरीका है, वो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत जो जनप्रतिनिधियां होते हैं उन्हीं के माध्यम से योजना को पहुंचाया जाता है। लेकिन अगर आज की बात करें तो प्रशासन के हाथ पर कुछ इस तरह फूले हैं कि वो किसी भी योजना को ग्रामीण तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर हम बात करें कोरोना की, कोविड की, तो कोविड के दौर में ऑक्सीजन की किल्लत जो है चारों तरफा जो चौतरफा इसका हल्ला है, सब लोगों को पता है कि ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत है और लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में जो सत्ताधारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं ये झेलना पड़ सकता है क्योंकि सरकार का जो योजना है वो निश्चित तौर पे जो मरीज हैं, जो ग्रामीण हैं, वहां तक नहीं पहुंच रहा है। मतलब ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है कोविड-19 को लेकर व्यवस्थाएं, ये आपका कहना है। ठीक है, दीपक दीक्षित शाहजहांपुर से जुड़ गए हैं संवाददाता जानकारी देने के लिए। अगर शाहजहांपुर की बात किया जाए और ऐसे में अब अंतिम चरण बाकी है, अंतिम चरण में किस तरीके के वहां पर हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि चुनावी शोर अब थमने वाला है? देखिए, बिल्कुल शाहजहांपुर में 29 अप्रैल को चुनाव है और उसी को लेकर के प्रशासन ने हर तरह की तैयारी कर रखी है। कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 को लेकर जो वोटर है उनको साफ तौर से गांव-गांव में बताया गया है कि विदाउट मास्क वो वोट डालने नहीं जाएंगे। जो वहां पर पीठासीन अधिकारी होंगे उनको भी साफ तौर से मना किया कि सैनिटाइजर और मास्क की आवश्यकता जरूर है। जो भी वोट डालने आता है उसको बताया जाएगा। इससे सबसे बड़ी बात है कि जो 29 अप्रैल को लास्ट चरण में वोट पड़ने वाले हैं, इसको लेकर के खास तैयारियां की गई है, क्योंकि जिस तरह से कोविड लगातार फैल रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। प्रशासन लगातार बात कर रहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। 2 दिन शेष बचे हैं, इन 2 दिनों में देखा ये जा रहा है कि जिस तरह से तो क्या तमाम प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है जब प्रचार प्रसार करने के लिए प्रत्याशी या फिर उसके समर्थक निकल रहे हैं? तो देखिए, बिल्कुल ये अगर बात की जाए तो प्रोटोकॉल की, तो बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से शाहजहांपुर में प्रशासन लगा हुआ है, जो प्रत्याशी है वोट मांगने के लिए जाते हैं, उसका कहीं न कहीं उल्लंघन हो रहा है। बताया जा रहा है कि 5 लोगों को अनुमति मिली है एक साथ जाने की, लेकिन अभी भी लगातार 15 से 20 लोग कंटिन्यू लगातार जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। प्रशासन हिदायत दे चुका है, लेकिन उसके बाद प्रशासन की कार्रवाई भी लगातार चल रही है। कई जगह ऐसा होता है कि जो शराब भी पकड़ी जा रही है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वोटरों को लुभाने की जो चीजें होती हैं उसको भी पुलिस प्रशासन ने पकड़ा है। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ के जिलाधिकारी ने कहा है कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही कोई सामने आती है तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया दीपक दीक्षित तमाम जानकारी के लिए। योगेंद्र अलीगढ़ से जुड़ गए हैं संवाददाता जानकारी के साथ। योगेंद्र, अगर अलीगढ़ की बात किया जाए तो वहां पर क्योंकि चुनावी शोर अभी थमने ही वाला है, किस तरीके का प्रचार प्रसार आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी आज शाम को 5 बजे के करीब जो चुनाव प्रचार है पूरी तरीके से थम जाएगा। उसके बाद अभी तक जिसको जितना भी जोर लगाना था सबने यहाँ पर जोर लगा दिया जी। उसके बाद कल से पोलिंग पार्टियां अपने पोलिंग बूथों पर शुरू लगभग 867 ग्राम प्रधान है कि चुनाव होने 1156 क्षेत्र पंचायत के 83 जिला पंचायत सदस्यों की। तो ये सब जो इसमें लगभग जितने भी पोलिंग बूथ में है उसमें कल यहाँ पर पार्टियां रवाना होंगी जी। और पुलिस की जहाँ तक बात करें, पुलिस ने भी काफी कड़ी सुरक्षा की है, क्योंकि हर पोलिंग पार्टी में 4 या 5 जो है क्या कहते हैं वो आदमी होंगे तो पोलिंग के होंगे, उसके अलावा उनके साथ पुलिस के भी आदमी होंगे। जो टोटल 8,096 लोगों की पुलिस की यहाँ पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी है। इसमें 12 सीओ है, 25 थाना प्रभारी तथा 66 इंस्पेक्टरों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई। तो प्रशासन भी अपनी तरफ से चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है। लेकिन अभी फिलहाल हम प्रचार प्रसार बात कर ले तो तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उस दौरान क्या कोविड-19 का पालन हो रहा है? देखिए, आपको भी पता है चुनाव आयोग को कैसी कड़ी फटकार लगी है कई कोर्टों से, ठीक है।
आप ये तो मान के चल ही नहीं सकते कि कोविड का चुनाव प्रचार में कोविड का कोई भी पालन किया जाता है। जब शहरों में तो होता नहीं तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में कहां से होगा? कोई कोविड का पालन नहीं हुआ किसी भी तरीके से कोविड के नियमों का। अभी चुनाव खत्म होने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अलीगढ़ में अभी भी 300 साढ़े 300 केस रोज निकल रहे हैं और रोज लगभग 10-15 आदमी रोज मर रहे हैं। ऑक्सीजन की काफी बड़े स्तर पर कमी है, रेमडेसिविर की कमी है। ये लोगों को क्योंकि चुनाव है, चुनाव में तो वो क्या कुछ भी हो जाए, सब लगे हुए। जी, लेकिन ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। मैं गगन आपके पास आती हूँ। मथुरा में किस तरीके का चुनावी समीकरण आप देख पा रहे हैं? कौन किस पर भारी पड़ रहा है? जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि लगातार जो है हमारे यहाँ 33 वार्डों पे जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हैं और करीब 504 ग्राम पंचायत प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। अगर हम बात करते हैं दोनों की, तो सभी पार्टियां जो हैं, सभी पार्टियों के समर्थित जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने जोर लगा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं विपक्ष की, तो जो समाजवादी पार्टी से समर्पित प्रत्याशी हैं, जो लोकदल से समर्पित प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस से समर्पित प्रत्याशी हैं, वो इस समय जो है किसानों के आंदोलन को लेकर किसानों के आंदोलन के दौरान जो सियासी जमीन तलाशना चाहिए थी विपक्ष ने, वो उसके ढकोसले रो रहा है और लगातार किसानों को प्रेरित कर रहा है, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तीनों जो कानून थे उनके विरोध में सरकार उसके विरोध में जो है किसान आंदोलन जो चल रहा है वो भी अपने आप में एक मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय का जो दौर है, इस समय कोविड का जो दौर है, कोविड के दौर में सरकार का फेलियर भी बताने से पीछे नहीं हट रहा है विपक्ष। अगर हम बात करें, आज शाम 5 बजे तक जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने के बाद ये बहुत बड़ी बात रहेगी देखने वाली, क्या प्रशासन चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशियों को पे नजर बना सकता है कि वो किस प्रकार से अपना जो जनसंपर्क करेंगे या कैसे करेंगे। क्योंकि अभी तक जो देखा जा रहा है कि मैक्सिमम जगहों पे जो है कि जो चुनाव प्रचार के दौरान कोविड के किसी भी नियम का जो है पालन नहीं किया गया है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दूसरी लहर कोविड की बहुत ज्यादा खतरनाक है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी चुनावों में प्रत्याशी और प्रत्याशियों के समर्थक जो है कोविड की किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि दिखावे के लिए कुछ फुटेज के लिए वो लोग ऐसा पालन करते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड तौर पे बताया जाता है, ग्राउंड तौर पे अगर देखा जाए तो कहीं भी किसी भी कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं होता। लोगों को खुद समझना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इतनी मौतें हो रही हैं, कोरोना इतना फैल रहा है, तो खुद एहतियात बरतना चाहिए। इसमें प्रशासन को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन अपना काम खुद ही कर रहा है। अब लोग प्रशासन पर हावी हो जाए वो बात अलग है। देखिए, बता दूं, प्रशासन को दोष नहीं, प्रशासन की नजर जो है प्रत्याशियों पे बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चुनावी माहौल है और दूसरा कोविड का दौर है। तो कहीं न कहीं जो आम जनमानस है, जो ग्रामीण है, उन पे प्रशासन का जोर बहुत कम चल सकता है। लेकिन हाँ, प्रत्याशियों को प्रशासन लगातार समझा सकता है कि आप कोविड के नियमों का पालन कीजिए। अगर प्रत्याशी कोविड के नियमों का पालन करता है तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है, जो उनके समर्थक हैं, वो भी किसी हद तक समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये चीज भी देखा जाएगा गगन की, अगर आपने कोविड का ख्याल नहीं रखा और लोगों को इस चीज की याद भी नहीं दिलाई, तो लोगों के अंदर इतनी समझ है, उन्हें समझ में आएगा कि कौन सा प्रत्याशी कितना उनके लिए हिमायती है। ये चीज भी लोग समझते हैं। अब ज्ञानेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। ज्ञानेंद्र, अगर बांधा की बात कर लिया जाए तो वहां पर जो प्रत्याशियों की वहां पर देखी जा रही है जो हलचल है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है वहां पर? की अगर यहाँ पे कैंडिडेटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अपने ही जो कैंडिडेट है जिनको टिकट नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं भीतर घात कर रहे हैं। इसलिए जो सत्ता पक्ष अपने भीतर घातियों से परेशान है, और जो विपक्ष है, विपक्ष के पास मुद्दे बहुत है। कहीं सबसे बड़ी बात तो कोरोना को ही लेकर ले लें। कोरोना जिस प्रकार से फैल रहा है, कोरोना, और प्रशासन तो बेहद परेशान है, क्योंकि एक तरफ चुनाव की तैयारियां उसको करवानी है, दूसरी तरफ उसको कहीं ना कहीं जो कोरोना है उसकी गाइडलाइन भी तय करनी है। तो दोनों की वजह से प्रशासन एक परेशानी के दौर से निपट रहा है। और जहां तक बात है समीकरणों की, तो निश्चित तौर पर ये असमंजस की स्थिति है कि आखिर कौन जीतेगा, क्योंकि ज्यादातर पार्टियों में भीतर घातियों की कमी रही है। किसी को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो उसका विरोधी लड़ रहा है, भाजपा से टिकट नहीं मिला तो उसका विरोधी लड़ रहा है। तो ये भीतर घाती जो है, ये भी कहीं ना कहीं सबके समीकरण बिगाड़ रहे हैं।
तो निश्चित तौर पे प्रशासन की कहीं ना कहीं परेशानी तो है ही है। इसके साथ साथ लेकिन वोटरों में अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए किस तरीके का उत्साह आप देख पा रहे, क्या भाव पा रहे हैं वहां पर? देखिए, जहां तक उत्साह की बात है तो निश्चित तौर पे उत्साह तो नजर आ रहा है, लोग चुनना चाहते हैं, क्योंकि अभी गगन ने बताया कि ये हमारे गांव की गवर्नमेंट है, तो गांव की गवर्नमेंट चुनना चाहते हैं ताकि उनके जो भविष्य हो, उसका जो गांव का विकास हो वो अच्छी तरह से हो सके। इसके लिए निश्चित तौर पे वो चाह तो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन की वास्तव में परेशानी यही है कि अभी आप आज के बाद से, अभी तक तो चुनाव प्रचार था, अब जब चुनाव प्रचार थम जाएगा तो अब समीकरण बैठाने के लिए कहीं दारू बांटी जाएगी, कहीं कुछ बांटी जाएगी, तो इससे निपटने के लिए प्रशासन को एक अलग प्रकार की रणनीति अपनानी पड़ेगी। तो प्रशासन के पास तो परेशानी यही है ना, ये चुनाव जो चल रहा है और ऐसे में जो होने वाला चुनाव है उसके दौरान जो आचार संहिता का उल्लंघन होता है, तो क्या ऐसी भी तस्वीर बांदा में देखने को मिली? बता दूं कि ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात होती है कि जो ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं इनमें आचार संहिता का उल्लंघन होता ही है। आज रात से समीकरण शुरू होते हैं और ग्राम प्रधान ज्यादातर ग्राम प्रधान, क्योंकि फोर्स इतना होता नहीं है और प्रशासन के पास इतने लोग नहीं होते कि हर गांव में जा सके, इसलिए जो ग्राम प्रधान के जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं वो निश्चित तौर पे लुभाने के लिए कहीं दारू, कहीं कुछ, ये सारी आज और कल ये 2 दिन ये स्थितियां चलती हैं। तो ये निश्चित तौर पे बांदा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का हाल है, कहीं भी हो। तो ये जो पंचायत चुनाव है, इससे इन बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की, और फिर इस समय जब सरकार के पास लोग कम है, वो चुनाव की तैयारियों में कौन लगाएगा? इस पर ब्रेक तो प्रशासन लगाएगा। आखिर प्रशासन सख्त क्यों नहीं है इसको लेकर? क्या किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है? प्रशासन की मजबूरी है। जैसे अभी तीसरे चरण का जो चुनाव था वहां से अभी पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो लौटा ही नहीं। इसके बाद जैसे अगर हम अपने जनपद की बात करें तो लगभग 6000 से ज्यादा कांस्टेबल हमारे जनपद को 6000 से ज्यादा फोर्स हमारे जनपद को चुनाव संपन्न कराने के लिए चाहिए। तो ये जो कांस्टेबल जो पुलिस है, पुलिस जब तक यहाँ हुआ डिप्लॉयमेंट होगा उस बीच में आखिर पुलिस क्या करेगी? समस्या ये भी है ना कि वो पहले चुनाव की जो गाइडलाइन है उसको तय करवाए, कि कोरोना की गाइडलाइन तय करवाए, कि ये चुनाव करवाए। एक तो निश्चित तौर पर प्रशासन के पास एक बड़ी एक समस्या होगी कि आखिर वो कैसे चुनाव को सद्भावनापूर्ण और सही ढंग से संपन्न करा सके। बिल्कुल योगेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। योगेंद्र, अगर वहां पर बात किया जाए जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन करना, कभी झड़प हो जाना 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच, तो इससे कैसे प्रशासन निपट रहा है? देखिए, ये जो ग्रामीण पंचायत चुनाव, बीडीसी के चुनाव और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होते हैं, ये टोटल लोकल गांव की मुद्दों पर होते हैं। और इसी जो अगर किसी भी गांव में जो रंजिश है, सबसे ज्यादा प्रधानी के जो चुनाव होते हैं ये रंजिश पैदा करते हैं, और इस रंजिश के चक्कर में कई चुनाव हो जाते हैं, कई बार गोली चल जाती है। जैसे कुछ जगहों तक सूचनाएं भी आने लगी है। रही बात ये दूसरी बात यह है कि प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन गांव में इतना, अगर किसी गांव में, ठीक है योगेंद्र, शुक्रिया। ज्ञानेंद्र, आपका भी शुक्रिया। गगन, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गांव की गवर्नमेंट कौन सी होगी इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आज 4थे चरण का चुनावी शोर थम जाएगा और ऐसे में अब जनता के हाथ में सारी डोर है। अब देखना यह है कि गाँव की जनता किसे चुनती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।